नमस्कार, मैं हूं जल्पा क्षत्रिय और आप देख रहे हो के न्यूज नेशनल। आज दिल्ली में हुई जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में कपड़े पर 1 जनवरी 2022 से 5% के बजाय 12% जीएसटी लगाने के निर्णय को वापस ले लिया गया है, जिसे नए साल में रेडीमेड कपड़ा खरीदना अब महंगा नहीं होगा और ज्यादा टैक्स भी नहीं चुकाना होगा। 12% जीएसटी लगाने के फैसले को वापस लेने की मांग कर रहे व्यापारियों ने भी इसका स्वागत किया है। हालांकि जूते चप्पल पर बड़े टैक्स को वापस नहीं लिया गया और नहीं जीएसटी के स्लैब में कोई बदलाव हुआ है, और यही हमारा आज का चर्चा का विषय है। हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ चुके हैं जनप्रतिनिधि भाविक अमीन, हमारे साथ जुड़ चुके हैं कांग्रेस की ओर से प्रज्ञेश तेवार, हमारे साथ जुड़ चुके हैं आम आदमी पार्टी की ओर से पंकज धामेलिया हमारे साथ जुड़ चुके हैं, और राजेश तन्ना जो कि टेक्सटाइल उद्योग के चार्टर्ड अकाउंटेंट है वो भी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़े हैं, और व्यापारी विजय मांगुकिया भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का स्वागत है के न्यूज में। भाविक जी, आपसे शुरुआत करना चाहूंगी यहाँ पर। क्या कहेंगे, पहले निर्णय लिया गया कि 12% टैक्स स्लैब रहेगा, लेकिन फिर व्यापारियों का जिस तरीके से विरोध सामने आया और उसके बाद आखिरकार ये फैसला लिया गया कि कपड़े पर जो 12% टैक्स लगना था उस निर्णय को अभी फिलहाल के लिए टाल दिया गया। इससे पहले अपने चर्चा शुरू करते हैं तो एक चीज हमको टैक्स समझना पड़ेगा। जीएसटी क्या है वो हमको समझनी पड़ेगी। व्यापारियों का जो बिजनेस है वो जीएसटी से बिल्कुल अलग है, लेकिन उनका बिजनेस में ये चीज असर करती है। जैसे मान लो कि ये जीएसटी है, वो टैक्स तो डायरेक्ट सरकार के अंडर में चला जाता है, लेकिन अगर सरकार उस पर ज्यादा टैक्स लगाती है तो उनकी जो असर होती है वो उनके बिजनेस पे पड़ती है। क्योंकि अभी आप देखिए कि 1-1.5 साल से कोरोना की महामारी चल रही थी, जी। लोगों के धंधे रोजगार बंद हो गए थे, जनता की खरीद शक्ति है वो खत्म हो गई है, और इस बीच आप 5% से बढ़ा के 12% जब करते हैं तो निश्चय रूप से ये जो भारण होता है वो व्यापारी से ज्यादा जो उनके ग्राहक होते हैं, आम जनता पे होता है, तो उस पे असर पड़ता है। तो ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये आ जाता है कि जी। उनका जो बिजनेस लेवल है वो टूट जाता है। व्यापारी लोग ने अच्छा डिमांड किया, उनको रोका, उनकी काउंसिलिंग जो थी उनसे बात हुई, और फिर से वो 5% वाला जो है वही अभी रहने दिया। लेकिन ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे जूते चप्पल की बात कीजिए, या फिर और अभी मेरे ध्यान में आया है कि ये जो अभी 1 तारीख से है तो बैंकिंग जो एटीएम ट्रांजैक्शन है वो कुछ लिमिट में रखा गया है, उसके अगर उससे ज्यादा आप करोगे तो उसमें भी आपको पैसा देना पड़ेगा। तो यहाँ पे वो चीज आती है कि जो सुखाधिकार की जो सिस्टम होती है, जैसे जी। मान लो कोई भी सरकार हो, चाहे भारत सरकार हो या विश्व में कोई भी सरकार हो, तो उनमें वो चीज होती है कि जो रोटी कपड़ा मकान शिक्षण रोजगार आरोग्य आप ले लीजिए, तो ये जी। मूलभूत जरूरियात होती है हर देश के वहां के जनता। तो ज्यादातर बाहर के देशों की जनता जो सरकार होती है उन पे टैक्स कम लगाते हैं, ताकि ये सीधा बोझा जो है वहां की जनता उसको असर ना करे। लेकिन यहाँ पे बिल्कुल उल्टा हो रहा है। यहाँ पे आप देख लीजिए, या खेत पैदाशो होगी या कुछ भी होगी तो उसमें आप देखिए, दूसरी चीज है, यहाँ पे जनता को तकलीफ वही चीज पे आती है, क्योंकि एक तो प्रोडक्ट पे आप ऑलरेडी वो प्राइस बढ़ाते हैं, उसके ऊपर टैक्स बढ़ाते हैं, तो डबल मार पड़ता है। जिसको बोलते हैं कि कोई भी आम जनता होती है तो बोले अभी जैसे 100 रुपये की जो चीज है, अभी मान लो मार्केट में आप जाओगे तो उसका 150-200 रुपया हो गया है, उसके ऊपर आप जाओगे तो टैक्स डबल हो गया है, तो ये डबल चीज हो जाती है। इसीलिए लोगों की परचेज जो खरीद सकती है वो बिल्कुल कम हो जाती है, और सीधा जो इसका इफेक्ट होता है जी। वो आम जनता के जेब पे पड़ता है और व्यापारी वर्ग में आता है, क्योंकि उनका बिजनेस जो है वो ठप हो जाता है। तो मेरे ख्याल से अगर जो रूटीन जो चीजें है, जो खाने जी। पीने की है या कुछ भी जरूरियात चीजें है, उसमें सरकार अगर टैक्स कम रखेगी तो ये जो चैनल है वो बढ़ेगा। और इसे जैसे मान लो कि रोज एक आदमी 10,000 का धंधा करता है,
अगर उसका टैक्स कम होगा, प्रोडक्ट की कीमत कम होगी, तो वो 20,000 का धंधा करेगा, तो वो 5% अपने पकड़ के जाएंगे, तो गवर्नमेंट को टैक्स तो उतना ही मिलने वाला है, लेकिन जो मनी रूटिंग है वो बढ़ेगा। लोगों के अंदर जो उनका जो बिजनेस करने का जो सर्कुलेशन है वो बढ़ेगा। सरकार को इनकम उतनी ही मिलेगी, क्यों? क्योंकि पहले जो आदमी है वो 10,000 का मतलब धंधा करता था, अभी टैक्स कम है, पब्लिक उसको ले रही है, सस्ता मिल रहा है, वो 20,000 का धंधा करेगा। 5% से आप कैलकुलेशन करने जाओगे तो सरकार को तो उतना ही टैक्स मिलने वाला है, तो क्यों ना वो चीज अपनाए। सरकार को वो चीज देखनी पड़ेगी, जनता की जेब की परिस्थिति भी उनको देखनी पड़ेगी। ये नहीं है कि भाई आपके पास अगर इनकम सोर्सेज कम है तो उसका भार जो है वो सीधा जनता पे डाले। सरकार जी को कहीं ना कहीं ये सब चीज का संशोधन करना पड़ेगा। ऐसे देश के अंदर बहुत सी सारी चीजें हैं कि जो अभी जैसे आप मान लीजिए कि मेडिकल सोर्स है, मेडिकल अभी इतना महंगा हो गया है, उसके ऊपर दवाइयों में भी टैक्स लगा हुआ है, कहाँ जाएगी जनता? क्योंकि वो जो अभी नॉर्मल जो डायबिटीज बीपी की ऐसे नॉर्मल जो गोली है, वो जैसे मान लो कि 25-30 रुपए का मतलब 20 रुपए का पत्ता मिलता था, आज उसकी भी कीमत 60-70 रुपये हो गई, उसके अंदर भी आप जीएसटी डालोगे तो कहाँ जाएगी जनता? तो मेरा कहने का मतलब है ये है कि जी अगर किसी का भी धंधे का सर्कुलेशन बढ़ेगा तो इनकम सोर्स भी उसकी बढ़ेगी और आपका टैक्स भी मिलता रहेगा। तो ये अच्छी बात है कि व्यापारी जो वर्ग है उन्होंने ये आवाज उठाई, तो जी कम से कम इतना राहत मिला जनता को कि कम से कम अभी 5% पे अटका हुआ है। जी जल्दी। जी बिल्कुल। विजय जी, आपकी ओर आना चाहूंगी, क्या कहना चाहेंगे? आखिरकार एक दिन पहले ही सही सरकार ने अपने फैसले को वापस लिया। जी पहले मैं सरकार का धन्यवाद धन्यवाद कहना चाहूँगा। इसके बाद ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि झुकाने वाला चाहिए, झुकती है सरकार, झुकाने वाला चाहिए। पहले हमने जी आरक्षण में झुकाया, फिर किसानों ने झुकाया, फिर जी अभी हमने एक टेक्सटाइल के ऊपर जो 5% टैक्स जीएसटी चल रहा था, उसके बाद 12% वाली बात आई, तो उसके बाद भी सरकार झुकी। मतलब इसका सीधा मतलब है कि झुकाने वाला चाहिए। इस सरकार के सामने कोई आवाज उठाएगा तो उसकी आवाज सुनी जाएगी, या फिर हम लोगों ने जैसे जीएसटी काउंसिल को रजूआत की, चैम्बर जी में जो मीटिंग की थी, चैम्बर ऑफ कॉमर्स में जो मीटिंग हुई थी, उसके बाद वर्चुअल मीटिंग हुई थी, उसके बाद फिर चैम्बर में मीटिंग हुई, उसके बाद फोगवा की मीटिंग हुई। तो सबसे पहले सबकी एक ही बात थी कि एक 5% जो जीएसटी था वो यथावत रहना चाहिए, और यथावत रहा। तो इसके लिए सरकार का आभार व्यक्त करते हैं। उसके बारे में मैं एक ही बात बोलना चाहूँगा कि सरकार जी ने अगर ये बात हमारी सुनी है और देश को आगे बढ़ाने की जो बात है, देश को परम वैभव के शिखर पे पहुंचाने की बात हमारी जो थी, कि हम लोग जैसे टैक्स भरते हैं, हिंदुस्तान के अंदर सबसे ज्यादातर अर्थतंत्र को हम मजबूत रखने का काम करते हैं, हमारी बात सुनी गई है। और दूसरी बात, अगर ये 31 जी दिसंबर को जीएसटी काउंसिल की मीटिंग नहीं हुई होती और एफएम मतलब फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारामन जी ने मीटिंग नहीं बुलाई होती, तो ये दुनिया का सबसे बड़ा, हिंदुस्तान का नहीं, दुनिया का सबसे बड़ा आंदोलन होता। कि ये आंदोलन से पूरा किसान आंदोलन चला, और हम लोग तैयारी कर चुके थे, पूर्व तैयारी हो चुकी थी कि अगर जीएसटी 12% हो जाता है तो हम लोग आंदोलन करने में तैयार थे, और व्यापारी भी तैयार थे, विवर संगठन भी तैयार थे, यान वाले, मीटिंग वाले भी तैयार थे। सब जी लोगों ने मिलके पूरे देश में से सब पूरे हिंदुस्तान में से सभी को हम लोगों ने एक बार वर्चुअल मीटिंग करके आह्वान कर दिया था, और सबका रिव्यू ले लिया था कि हम लोग आंदोलन करेंगे। दुनिया का सबसे बड़ा आंदोलन होता। जी। प्रज्ञेश जी, आपकी ओर आना चाहूंगी। पहले जीएसटी काउंसिल की जो पिछली बैठक थी उसमें ये निर्णय लिया गया कि 1,000 से नीचे के कपड़े और जूते के ऊपर टैक्स 12% लगेगा। हालांकि उसका बहुत ही विरोध हुआ और इसीलिए फिर आज आखिरकार सरकार को ये अपना जो निर्णय है वो अभी फिलहाल के लिए टाल देना पड़ा। देखिए, सरकार ने जो निर्णय बदला है
ये सरकार तो वैसे भी यूटर्न सरकार के तौर पे जानी जाती है। इनके निर्णय जो है वो टेस्टर लगाने के समान होते हैं। टेस्टर लगा के एक बार गला घोटने की कोशिश करो, अगर लोग विरोध करते हैं तो फिर पिछले दरवाजे से इसको झुकना है, ये तय है। सबसे पहली बात तो ये है कि रोटी कपड़ा मकान, सरकार ने अगर आप देखिए तो तीन चीजें हैं, रोटी कपड़ा और मकान पे सबसे जी। ज्यादा बर्डन डाला हुआ है। स्टील से मकान बनेगा तो सिर्फ मकान के ऊपर टैक्स नहीं, स्टील और सीमेंट के ऊपर जो टैक्स बढ़ा है उसकी भी लागत लग के मकान पे जाती है, तो मकान भी महंगे हो गए हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के शासन में ये बेसिक जो नेसेसिटी है, ये तीनों चीजें महंगी हो गई है, रोटी की हो गई, चलता है। लेकिन टेक्सटाइल रेट बढ़ाना है और टेक्सटाइल के ऊपर टैक्सेशन भी बढ़ाना है। ये सरकार की नीतियों का परिणाम है। सरकार अगर आप देखते हैं तो जिस जिस चीज में उन्होंने टैक्स बढ़ाया है, वो 3 या जी। 6 महीने के बाद में सरकार आती है, नहीं नहीं इंडस्ट्री का ग्रोथ बहुत अच्छा है क्योंकि हमारे पास रेवेन्यू कलेक्शन बंद है। हालांकि वो रेवेन्यू कलेक्शन जो बढ़ा है वो बढ़े हुए टैक्स की वजह से है, जो सरकार आम जनता से छुपाती है और आंकड़ों की माया जाल में आम आदमी को फंसना पड़ता है। दूसरी बात, टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है वो किसानी के बाद में, खेती के बाद में सबसे बड़ी इंडस्ट्री है, जो कि हिंदुस्तान रखती है, किसानों को लाइव रखती है। बड़ा मकान की किसको जरूरत नहीं होती है। और जी। टेक्सटाइल इंडस्ट्री का जो टैक्सेशन का रेवेन्यू जो सपोर्ट है गुजरात गवर्नमेंट को या नेशनल गवर्नमेंट को, वो बड़ा पैमाना है, बड़ा परसेंटेज ऑफ टैक्सेशन जो रेवेन्यू मिलता है वो कपड़े इंडस्ट्री से मिलता है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री से मिलता है। कोविड के समय में बहुत बहुत बुरी हालत रही। हम लोगों ने काफी समय लॉकडाउन में बिताया। कपड़े इंडस्ट्री की, टेक्सटाइल इंडस्ट्री की वैसे भी खस्ता हाल थी, वहां पर लोग जाते नहीं थे, दुकानें बंद है तो लोग खरीदेंगे कहां से। लोगों के पास खरीदने के भी पैसे भी होने चाहिए। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट भी आया हुआ है ओवरऑल जो फिगर्स पे अगर हम लोग देखेंगे तो अंडरगारमेंट्स जिसको बोलते हैं, विच इज जी। नेसेसिटी ऑफ एनी ह्यूमन बीइंग, अंडरगारमेंट्स में भी 49% की भारी गिरावट देखी गई है। जबकि पॉपुलेशन बढ़ा है लेकिन कपड़े पहनने वालों की संख्या जो है वो घटी है, लोगों की खरीद शक्ति घटी है। तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री पे अगर ये कठोराघात होता तो डेफिनेटली जी। जनता को, आम जनता को परेशानी होती। बिजनेसमैन जो है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री के जो लोग हैं, उनका जी। बिजनेस कम होता, लेकिन सरकार की टैक्स की आमदनी बढ़ती क्योंकि बढ़ा हुआ टैक्स है और सरकार उसको रिप्रेजेंट करती कि देखो देखो अच्छा इंडस्ट्री जा रहा है, इंडस्ट्री बहुत अच्छा कर रही है क्योंकि हमको टैक्स कलेक्शन ज्यादा मिला है। जी। वास्तव में वो टैक्स कलेक्शन होता है टैक्स की बढ़ोतरी की वजह से होता है, न कि सरकार की नीतियों की वजह से बिजनेस के बढ़ावे में। बिजनेस का बढ़ावा अगर देना है तो दिस इज अ बेसिक इंडस्ट्री, ये कोर इंडस्ट्री के तौर पर इसको लेना चाहिए और इसके अंदर टैक्सेशन का ओवर बर्डन नहीं होना चाहिए। ये मेरा स्पष्ट अभिप्राय है। दूसरी जी। बात जो मैं कहना चाहूंगा कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री से अगर आप एम्प्लॉयमेंट सेक्टर भी अगर देखेंगे तो गुजरात में किसी जमाने में गुजरात में अहमदाबाद में 125 कपड़े की मिलें हुआ करती थी। आज जी उसमें बिल्कुल। से 80% मिल्स बंद हो चुकी है। गुजरात को मैनचेस्टर, अहमदाबाद को मैनचेस्टर ऑफ इंडिया कहा जाता था। उसकी खस्ता हाल गुजरात की सरकार की, भारतीय जनता पार्टी की 27 साल की विफल नीतियों की वजह से हुई है। क्योंकि ये इंडस्ट्री जो चल नहीं पा रही थी, पूरी दुनिया को जो कपड़ा सप्लाई करता था, उसकी इंडस्ट्रीज आज गुजरात में भी बंद पड़ी है। वही हाल सूरत की डायमंड इंडस्ट्री का है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री का है। वही हालत राजकोट की इंजीनियरिंग इंडस्ट्री का है। वही हालत मोरबी थानगढ़ की जो सिरामिक इंडस्ट्री का, उसी का है। क्योंकि हर जगह टैक्स का भारण बढ़ता गया है और लोगों को जो चीजें मिलती है वो महंगी मिलती है, तो लोगों का परचेजिंग पावर कम हो जाता है। टैक्स की इंक्रीमेंट सरकार में होती है। ये सरकार अंग्रेजों की सरकार है, ये लगान बढ़ाने वाली सरकार है। इनको बिजनेस बढ़े उससे कोई लेना देना नहीं है। जैसे कि हम पेट्रोल में देखते हैं कि जी। पूरी दुनिया में एक्साइज गुजरात में जितना लिया जाता है या देश में जितना लिया जाता है उतना पूरी दुनिया में कहीं नहीं है। ये सरकार लोगों को भ्रमित करती है, टैक्स के बड़े कलेक्शन को बड़ी लगान लगा के, बड़े बड़े टैक्सेस लगा के आम जनता से वसूली बड़े पैमाने पर की जाती है। उसी फिगर का इस्तेमाल देश के प्रोग्रेस को दिखाने के लिए किया जाता है। जबकि वास्तविकता यह है कि देश का कर्जा जो है पिछले 7 साल में 2.5 गुना बढ़ गया है। गुजरात का कर्जा 3,15,000 करोड़ के ऊपर पहुंच चुका है। अगर सरकार वास्तविकता में प्रोग्रेस कर रही है तो ये आंकड़े जो है वो उससे कुछ अलग ही रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। सरकार ने अगर बात सुनी है
सरकार ने अगर ये बात सुनी है, इसके ऊपर कॉग्निजेंस लिया है, और जीएसटी काउंसिल में जो है, जीएसटी काउंसिल में सारे स्टेट्स के प्रतिनिधि है, हर लोगों ने बताया है, हर स्टेट से फीडबैक गया है कि भाई ये करने से इंडस्ट्री टूट जाएगी, बची कुची इंडस्ट्री अभी जो बची है उसको तोड़ने का काम मत कीजिए, क्योंकि इंडस्ट्री, दिस इज अ बेसिक इंडस्ट्री। टेक्सटाइल इंडस्ट्री टूटेगी तो उसके साथ में फार्मिंग इंडस्ट्री भी टूटने वाली है। कपास, जो लोग कपास की जो खेती करते हैं वाले, उनके ऊपर भी भारी असर होने वाला है। 67% किसानी के साथ में जुड़े हुए लोग हैं। 32 लाख लोग, 32 लाख का जो फिगर है वो गुजरात में है, जो कि ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री के साथ में जुड़े हुए लोग हैं। तो आप कल्पना कीजिए रेवेन्यू कितना जनरेट करती है, एम्प्लॉयमेंट कितना जनरेट करता है, टैक्सेशन में गवर्नमेंट को कितना बेनिफिट मिलता है। तो गवर्नमेंट जो टैक्स देता है उसको चूसने का काम बंद करे, उसको रीजनेबल लेवल पे रखे। अपने फिगर्स अच्छे दिखाने के लिए किसी इंडस्ट्री को खत्म करना जायज नहीं है। और ये सरकार ने अगर ये फैसला, मैं आखिरी लाइन में ये कहना चाहता हूँ, ये सरकार ने फैसला बदला नहीं है, सरकार ने फैसला विड्रॉ नहीं किया है, सरकार ने ये फैसला पोस्टपोन किया है, क्योंकि राज्यों के फीडबैक आए हैं, काफी सारे राज्यों के, और ये भारतीय जनता पर कभी ना कभी पिछले दरवाजे से कुछ ना कुछ। और हंसने वाली बात है, जूते चप्पल पे आप टैक्स बढ़ा रहे हो, चप्पल पे आपको ज्यादा चप्पल 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 में भी सरकार को टैक्स ढूंढना है, एजुकेशन में टैक्स ढूंढना है, किसानी में टैक्स ढूंढना है, किसानों को बदतर हालत में पहुंचा दिया। आपको सिर्फ, क्या सरकार का काम सिर्फ टैक्स वसूलने का है? सरकार का काम यह है कि टैक्स कम से कम वसूला जाए, अच्छे बैलेंस्ड वे में वसूला जाए। मैं ये नहीं कहता हूं कि सरकार टैक्स ना वसूले, टैक्स वसूले, लेकिन बैलेंस फॉर्म में वसूले, ताकि इंडस्ट्री को पर भी बूस्टअप मिल पाए, लोगों को अच्छी रियायती कीमतों में चीजें मिल पाए, वही बिजनेस को बूस्टअप करेगा। अगर मेरी परचेजिंग कैपेसिटी 2000 है, मेरा एक ही परचेज 1500 रुपया का हो जाता है, मैं 200 रुपया सरकार को टैक्स देता हूं, तो लेकिन मेरी 500 रुपये की कैपेसिटी कम हो गई है परचेज करने की, तो व्यापारियों का टर्नओवर कम हो जाएगा, सरकार की टैक्स की आमदनी बढ़ेगी, सरकार की टैक्स की आमदनी बढ़ेगी। वो यही जन यात्रा, यही कोविड स्प्रेडर की जो रैलियां निकाल रहे हैं, वही जन आशीर्वाद यात्रा, यही सारे किस्म में ये सरकार का मनी वेस्टेज जो है, अगर सरकार मनी वेस्टेज सिर्फ कम कर दे, सरकार अपना एडमिनिस्ट्रेशन में थोड़ा सा बदलाव लाके ये जो इतने बड़े बड़े बिन जरूरी खर्चे जो कर रही है उसको भी कम करेंगे, तो काफी सारे टैक्स बैलेंस हो सकते हैं, काफी सारे टैक्स को किफायती तौर पे रखा जा सकता है, उससे इंडस्ट्री को भी बूस्टअप मिलेगा, लोगों को अच्छे दामों में अच्छी चीजें मिलेगी, और मार्केट में कंपटीशन भी बना रहेगा। तो सरकार ने ये, मेरा एंड लाइन पे मैं ये कहना चाहता हूं कि ये भरोसे, इसके भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर भरोसा नहीं किया जा सकता। ये अभी होल्ड पे डिसीजन है, इसको ये आगे इंप्लीमेंट नहीं करेंगे, ये आगे नहीं बढ़ाएंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। जैसे हमारे नेता राहुल गांधी ने कहा है कि ये तो गब्बर सिंह टैक्स है, गब्बर सिंह का काम ये है कि लोगों को लूटना। यही सरकार, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार यही काम कर रही है, ऐसा मेरा मानना है। जी पंकज जी, आपकी ओर आना चाहेंगे। सितंबर में फैसला लिया गया कि 5% जो टैक्स है उसके बढ़ाकर 12% कर दिया जाए, और फिर जब लगा कि कहीं ना कहीं ये जो विरोध है वो आने वाले समय में शायद चुनावों पर भी भारी मात्रा में असर कर सकता है, इसीलिए निर्णय ले लिया गया एक दिन पहले ही कि अभी के लिए इसे टाल दिया जाए, स्थगित कर दिया जाए। बिल्कुल जलपा जी, जो बात तो व्यापारी कर रहे थे कि काफी नाराजगी तो थी कि 12% होने के बाद क्या हो सकता है, कभी गवर्नमेंट ने सोचा भी नहीं या समझा भी नहीं। ऐसे जो फैसला लिया है, किसके पूछ के लिया है? पार्टियां सब परेशान थी, ट्रेडर सब परेशान थे। और हमारे यहाँ पे, मैं सूरत से और टेक्सटाइल इंडस्ट्री से बिलोंग करता हूँ, मैं खुद ट्रेडर हूँ, तो मुझे पता है कि इसमें क्या क्या दिक्कतें आ रही। पिछले जब लास्ट जीएसटी लगा तब बहुत बड़ा आंदोलन सूरत में हुआ था, काफी नाराजगी थी, फिर भी जीएसटी लगा और धीरे धीरे टेक्सटाइल इंडस्ट्री पूरे पटरी पे आ रही थी, और ट्रेडर्स ने भी मन बना लिया कि चलो हम भी पंकज भाई तुमने, आपको आपको मैं बीच में रोकता हूँ। उस टाइम जीएसटी जब लगा ना, तब भी हमने आंदोलन किया था और सरकार के सामने सरकार को झुकाई थी। यान के अंदर 18% 18% थी जीएसटी, और उसके हमने लड़के
और सरकार को झुकाई थी। उस टाइम पे हम लोगों ने 12% तक जीएसटी को हम लोग लागू किया था और सरकार हमारी बात सुनी थी। सरकार को हमारी बात सुननी पड़ी थी क्या कि काकि 18% यान के ऊपर जीएसटी था और अगर 18% रहता तो कपड़ा की कॉस्टिंग बढ़ जाती और उस टाइम पे भी हम लोगों ने 15 दिन तक जी सब वीवर्स लोगों ने मशीन बंद रखी थी क्योंकि 7 लाख मशीनें हमारे सूरत में चल रही है और एक दिन का करीबन 4 करोड़ मीटर ग्रे कापड़ यहाँ से निकल रहा है और एक दिन की अगर उसकी लागत 20 रुपया भी गिनी जाए तो 80 करोड़ रुपए का एक दिन का कपड़ा इधर से रुक जाता और 80 करोड़ के जीएसटी गिना जाए 5% जीएसटी गिना जाए तो 5 करोड़। जी 4 करोड़ रुपया जीएसटी सरकार को घाटा पड़ता और पड़ा आगे। इसलिए सरकार झुकी थी, उस जी टाइम पे भी सरकार झुकी थी, इस जी टाइम पे भी सरकार झुकी है और आगे आगे दिनों में अगर सरकार हमारे विरुद्ध में कोई जीएसटी काउंसिल या फिर कोई बड़ी आमदनी देने वाला कोई बड़ा जो उद्योगपति है वो अगर सरकार को कुछ कान भंगुरा करेगी और जीएसटी को बढ़ोतरी लाने में कुछ करेगी तो हम लोग चुप बैठने वाले नहीं है। हिंदुस्तान में सबसे बड़ा हम लोग ज्यादा से ज्यादा हम लोग टैक्स भरते हैं और भली भांति आप जानते हैं कि किसान के बाद किसानों के बाद जो सबसे बड़ी रोजगारी जो होती है झारखंड के झोपड़े में जो दिया जलता है वो हम लोगों सूरत से इधर से जो लोग काम करने आते हैं जो रोजगार लेने आते हैं करीबन हिंदुस्तान में से 15 राज्य के लोग यहाँ रोजगारी के लिए आते हैं और वो भी ठप हो जाता जी वो भी बंद हो जाता। इसलिए सरकार ने फैसला लिया है नहीं कि किसी के बात में आके हमने प्रॉपरली रजूआत की है और हमारी बात सुनी है। जी पंकज जी नहीं, बिल्कुल जो पिछली बार भी बहुत अच्छा आंदोलन हुआ था। व्यूअर्स भी इतने लड़े थे और ट्रेडर्स भी इतने लड़े थे और 5% जीएसटी लग गया था। मैं वही कंटिन्यू करना चाहता हूँ क्योंकि फिर भी इंडस्ट्रीज में बहुत बड़ा बदलाव आया है कि लोग पहले जीएसटी से डरे हुए थे। जब नया नया जीएसटी आया समझ में नहीं आया कि महंगाई बढ़ेगी और कपड़ा महंगा होगा। उसके बाद कोरोना लग गया। कोरोना की वजह से भी टेक्सटाइल इंडस्ट्री में बहुत बड़ा बदलाव आया है। बहुत पैसे फंसे हुए हैं। बहुत बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। जो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज को बहुत बड़ा नुकसान जो हुआ है आज वो भरपाई नहीं होने वाला था। अभी धीरे धीरे पटरी पे जैसे बिजनेस स्टार्ट हो चुका था। लेकिन ये बीजेपी गवर्नमेंट को पता नहीं क्या सूझा। नहीं ट्रेडर को पूछा है, नहीं कोई विभिन्न इंडस्ट्रीज को पूछा है, कोई ज्ञान लिया है कि क्या कर हो सकता है, क्या सुझाव। ये पैसा लूटना चाहती है, लूटे कहाँ से? पेट्रोल पे बढ़ा दो, वहां पे बढ़ा दो, वहां पे बढ़ा दो। जनरेट करना गवर्नमेंट को आता नहीं है तो सोचा कि भाई कपड़े पे जो है और 12% कर दो। और उसके हमारे यहाँ से बिलोंग करते दर्शना बेन है और जी सीआर पाटिल जी है, वो खुद स्टेटमेंट देते हैं कि महंगा होगा कपड़ा, नहीं ये पूरा इंडस्ट्रीज पे असर आएगी, रोजगार कम होगा। फिर भी काउंसिल में बात नहीं सुनी। फिर भी अभी हटाया नहीं। अभी जो बात की थी हमारे साथी प्रज्ञा जी ने, अभी हटाया नहीं है, अभी पोस्टपोन किया है। अभी जी ऐसा लगता है कि टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज का जो सबसे बड़ा अभी जो मुझे ऐसा लगता है कि मैं यूपी का इलेक्शन मानता हूँ क्योंकि यूपी के इलेक्शन में बहुत बड़ी मात्रा में सूरत का कपड़ा जाता है। एक यूपी है जो पूरे सूरत को खड़ा रखती है, ऐसा कहा जा सकता है। इतना कपड़ा यूपी लेती है, यूपी में इतना बड़ा कारोबार है। तो उसकी वजह से हो सकता है कि यूपी के इलेक्शन पे इसकी कोई असर पड़ेगी और हमारा कुछ नुकसान होगा। व्यापारी हमसे नाराज होगा, किसान तो वैसे नाराज है, आम जनता भी नाराज है महंगाई से। लेकिन अभी ऐसा इसमें ऐसा सोचा होगा तो अभी पोस्टपोन किया। हो सकता है कि 3 महीने 6 महीने के बाद वापस जीएसटी काउंसिल की बैठक मिले और वापस 12% सोचने की बात करें कि हम 12% वापस कर दें। लेकिन
आम आदमी पार्टी हमारी पहले से मांग थी कि रोटी कपड़ा मकान, कपड़े पे और मकान पे और रोटी पे जी जीएसटी नहीं होना चाहिए। हमारे जी कल ही हमारे डिप्टी सीएम, दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया जी ने ट्वीट किया था कि जो आज मिलने वाली जो बैठक है जीएसटी काउंसिल की, उस पे जी हम बात रखेंगे कि कपड़े पहले से मानना है कि कपड़े पे जीएसटी नहीं होना चाहिए। लेकिन फिर भी जो भी अभी राहत मिली है, वो उसको आभार तो नहीं कह सकते गवर्नमेंट को, क्योंकि क्या है, ये तो उसने बढ़ाया, बात की और आज वापस उसने रोक दिया। तो आभार किस लिए उसका, किस लिए आभार हम माने? ये तो समझो हो गया। अभी बीजेपी वाले कह रहे हैं कि मास्टर स्ट्रोक लगा दिया। भाई, आप तो लगा रहे थे, आप तो अभी लगा रहे थे, जीएसटी बढ़ा रहे थे, अभी रोक दिया तो इसमें मास्टर स्ट्रोक आ गया। किस जी चीज का मास्टर स्ट्रोक आ गया भाई? तो ऐसी बातें घुल मिला के ऐसे गवर्नमेंट को पैसा जनरेट करना आता नहीं है, सिर्फ लूटना आता है। जी आपकी और यहाँ पर आना चाहूंगी। प्रशांत जी, क्या कहना चाहोगे? पहले फैसला लिया गया कि 12% कर दी जाए क्यों ना जीएसटी, और फिर कहीं ना कहीं विरोध सामने आया, तब जाके एहसास हुआ कि नहीं, अभी के लिए 5% रखते हैं। अब अगली जो मीटिंग है जो फरवरी 2022 में होनी है, उसमें सोचेंगे कि आगे क्या करना है। जलपा जब भी कुछ ये कोई चीज इम्पोज होती है तो मैं हर बार बताता हूँ कि मुझे आपको 56 भोग खिलाना है, बट मेरे को आपको पूछना तो पड़ेगा ना कि आपका डाइट है, आपका जी एपेटाइट बिल्कुल। है, आप पसंद करोगे कि नहीं करोगे। मुझे इस डिबेट पैनल में अगर डेकोरम मेंटेन कराना है पहले से, तो मुझे आप सबको विश्वास में लेना पड़ेगा। तो मेरी सरकार से ये पहले दिन से एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर आपकी मंशा सही है, अगर आपके विल भी अच्छे हैं, तो पहले संवाद कीजिए। जिस लोगों को ये एप्लीकेबल होना है, ये कोई भी चीज हो, वो फिर कानून की बात हो, कोई भी लॉज हो, या फिर ये जीएसटी की बात हो, या कोई भी, पहले आप वो यूनियन को, वो ट्रेड को बुलाइए। पहली बात, जीएसटी में 40 से ज्यादा अलग अलग काउंसिल में, मतलब 40 से ज्यादा रिफॉर्म किए गए हैं। तो मतलब पोर्टल बना तब से इसको स्ट्रीमलाइन करते करते, तो मेरी एक रिक्वेस्ट वो भी है सरकार को कि आप कुछ भी चीज इंपोज करने से पहले उसको ड्रिल कीजिए, ट्रायल रन कीजिए, और ट्रायल रन कम से कम 6 महीने चलाइए, पैरेलल चलाइए। तो जीएसटी भी जब 2017 में किया गया तो पैरेलल चलाने की जरूरत थी, तब जाके हमको पता चले कि किस पे क्या इम्प्लीकेशन आते हैं, किस पे क्या बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। अभी टेक्निकल मुद्दे पे आऊं तो टेक्सटाइल का जो जीएसटी 5% से 12% अगर हो रहा था, तो उनको इनपुट और आउटपुट क्रेडिट में प्रॉब्लम आ रही है। कुछ जो फिनिश्ड गुड है उसके ऊपर 12% लगेगा, उसका जो रॉ मटेरियल है उसके ऊपर रिबेट उनको 5% ही मिलेगा। तो 7% का जो कैच है, वो 7% का कैच अल्टीमेटली किसके ऊपर जाएगा? बोझा आम जनता के ऊपर जाएगा, जो खरीदेगा उसके ऊपर जाएगा। टेक्निकल में मतलब सीए है, वो ज्यादा बात करेंगे, बट फिर भी इन सब के बीच मुझे ऐसा लग रहा है कि जीएसटी के लिए, जीएसटी इंपोज कराना, एप्लीकेबल कराना, अगर सरकार जिम्मेदार है, उतना ही जिम्मेदार अपना चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, और मतलब इंडस्ट्री है। इंडस्ट्री और कॉमर्स जो अपना डिपार्टमेंट है, वो हर एक चैम्बर ऑफ कॉमर्स को साथ में बिठा के इसका सुझाव क्यों नहीं लाती है। मैं हर वक्त चैम्बर ऑफ कॉमर्स को इसलिए बोलता हूँ क्योंकि आज की तारीख में चैम्बर ऑफ कॉमर्स गुजरात की अगर बात करूं, तो जितने भी उसके होद्देदार है वो मैक्सिमम बीजेपी के मतलब होद्दा लेके बैठे, बीजेपी का वो कहीं ना कहीं खेस पहन के बैठे। तो आप, चैम्बर ऑफ कॉमर्स इज ब्रिज बिटवीन दी गवर्नमेंट और इंडस्ट्री, कि आपको इंडस्ट्री में आती हुई कोई भी डेविएशन या कोई भी प्रॉब्लम आती है, उसका सरकार के साथ बैठ के सुझाव लाना है, न कि सरकार के साथ बैठ जाना है। तो जब तक आप लोग उनके साथ बैठोगे, सरकार का पक्ष, इंडस्ट्री का पक्ष रख नहीं पाओगे। आपको सरकार की बात को सिर्फ आपके मित्रों को, कलीग को कन्विंस करना है। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि चैम्बर ऑफ कॉमर्स का बहुत ही बड़ा रोल है इसके अंदर। ये तो क्या हुआ कि कोई भी इंडस्ट्री का आंदोलन होगा, इंडस्ट्री एसोसिएशन जी अपनी तरफ से आंदोलन करेगी, सरकार के सामने जाएगी, वो आंदोलन के 2-3 जो बड़े लीडर्स होंगे वो सरकार की बात से कन्विंस हो जाएंगे, आंदोलन से हट जाएंगे, और यहाँ पर आंदोलन को थोड़ा वेग मिलेगा, थोड़ी चर्चा होगी, और फिर सरकार बोलेगी वापस क्यों लेना, आप एक ही बार डिसीजन लो, स्ट्रॉन्ग डिसीजन लो, जो सबको मंजूर हो, वो जो स्मूथ चले हर एक चीज में। ये तो टेक्सटाइल की बात है, एग्जाम्पल है, हम डिस्कस जी कर रहे हैं, बट कल उठ के ऐसी काफी सारी चीज भी आएगी जो कहीं ना कहीं किसी को अफेक्ट होगी, किसी को इफेक्ट होगी। तो इफेक्ट और अफेक्ट का जो डिफरेंस है, उसको कैसे सुलझाया जाए, उसके लिए एक ही ऑप्शन है, संवाद करो सरकार और ड्रिल करो, ट्रायल रन करो। कोई भी चीज का वो ट्रायल रन नहीं करती है, नोटबंदी सीधी इंपोज,
किसान का मतलब कृषि कानून सीधा इम्पोज करना, फिर वापिस लेना, ये सब क्यों करना भाई? टाइम वेस्ट, ये पूरा टाइम वेस्ट है ना। जी कितने लोगों की एनर्जी और टाइम वेस्ट हो रहा है, हम भी समझ रहे हैं। सरकार अगर काम कर रही है तो इसके पीछे काफी ब्रेन लगे हुए हैं, काफी ब्रेन काम कर रहे हैं, मशीनरी काम कर रही है, तो वो मशीनरी को भी आप क्यों वेस्ट कर रहे हो इसके अंदर? इससे अच्छा है कोई पॉजिटिव हेल्दी एनवायरनमेंट में काम किया जाए, ताकि इसका रियल ग्राउंड पे रियल सिनेरियो दिखे। तो अगेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स और इंडस्ट्री एसोसिएशन सबको लूप में रखे, सबको विश्वास में रखे। कोई भी चीज आज मतलब माचिस से लेके मकान तक, जो भी चीज पे जो भी काम करना है, जी इंडस्ट्री एसोसिएशन, चैम्बर ऑफ कॉमर्स, सरकार साथ में बैठ के इसके ऊपर काम करे। जी बिल्कुल। राजेश जी, आपकी ओर आना चाहूंगी। जीएसटी एक्सपर्ट का पहले से ही ये कहना था कि ज्यादातर टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स पर जीएसटी की दर जो 5% से 12% हो जाएगी, ऐसे में काफी समस्या होने वाली है। और ये कहीं ना कहीं मुद्दा इन्वर्टेड स्ट्रक्चर पर भी आया था। कुछ कहना चाहेंगे? ये जो रेट्स जो बढ़ाने की बात थी, उसका बेसिस वो बताते हैं, गवर्नमेंट बताते हैं कि भाई ड्यू टू दिस इन्वर्टेड स्ट्रक्चर ऑफ द ड्यूटी, क्योंकि इनपुट इज बेरिंग मोर टैक्सेस एज कंपेयर टू आउटपुट। लेकिन उसका जो सॉल्यूशन है ऑलरेडी इट इज इम्प्लीमेंटेड, बट इट इज इम्प्लीमेंटेड हार्फ हार्टेडली। कहने का मतलब ये है कि आज जो भी इंडस्ट्रियलिस्ट है, जो भी मतलब टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, उनको कहीं ना कहीं ये इन्वर्टेड ड्यूटी की वजह से प्रॉब्लम हो रही है। वो प्रॉब्लम की रीजन ये है कि उनको जो आईटीसी वो लोग देते हैं जी सर्विसेज में एज वेल एज कैपिटल गुड्स में, उनका रिफंड अभी तक नहीं दे रहे हैं। इसकी वजह से वहां ड्यूटी का एक्यूमुलेशन हो रहा है। तो वो सॉल्यूशन मतलब कि वो कैसे भी कुछ भी एनालिसिस करके उन लोगों को ये सोचना पड़ेगा कि अगर आपको कुछ इंडस्ट्री का अच्छा करना है, मतलब कॉम्पिटिटिव या उसको इम्पेटस देना है, तो आपको ये सब जो विडंबनाएं है और मुश्किलें हैं वो हटानी पड़ेगी। क्योंकि आज इनपुट की बात करें तो इनपुट एक मटेरियल है, एक सर्विस है और कैपिटल गुड्स है। तो ऑल आर मतलब कि शुड हैव इक्वल वेटेज। मतलब कि आप बोलो कि मटेरियल का दे दें और आप सर्विस का ना दे, और ये आप कैपिटल गुड्स का ना दें, तो अल्टीमेटली वो नुकसान जो भी है प्रोड्यूसर और इंडस्ट्रियलिस्ट को जाएगा। और अल्टीमेटली क्या करेगा वो, तो कॉस्ट में कुछ ना कुछ करके ऐड करके जो जनरल पब्लिक है उनके ऊपर जो उसका वो इम्पोज होगा पूरा टैक्स। तो मेरा कहना यह है कि भाई इंस्टेड ऑफ जो इजी रास्ता है वो मत अपनाए। आपको इसमें थोड़ा ये जो डिसीजन लिया है वो अच्छा हुआ, अच्छा सोचा। तो मतलब राइट टाइम पे ये डिसीजन ले लिया, इट इज जी वेलकम डिसीजन। इसकी वजह से ये जो मतलब सोशियो इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जो प्रॉब्लम होने वाला था वो टल गया। अदरवाइज वो उसका स्पाइरलिंग इफेक्ट जो होता, जो ये टैक्सेस का, नॉट ओनली दिस 7%, अल्टीमेटली तो ट्रेडर्स तो बाद में क्या है वो 20% कर ही देते हैं उसका, कि जब जीएसटी जी बढ़ गया पब्लिक को बड़ी परेशानी होने वाली थी, वो टल गई। अच्छा हुआ। लेकिन ये परमानेंटली सोचना पड़ेगा कि जो एसेंशियल कमोडिटी है इस पे टैक्स नहीं होना चाहिए या तो मिनिमम होना चाहिए। दैट इज व्हाट मेरा कहना है मैडम। जी बिल्कुल। भाविक जी, आपकी ओर आना चाहूंगी। जैसे हम बात कर रहे हैं तो अभी के लिए तो टाल दिया, लेकिन अब कहा जा रहा है कि अगली जो बैठक होने वाली है अब उसमें सोचा जाएगा कि स्लैब, मौजूदा जो स्लैब है उसमें क्या बदलाव लिए जाए या तो फिर कुछ नया स्लैब ला दिया जाए। बदलाव से ज्यादा तो उसमें कोई सवाल ही नहीं उठता है। अगर 5% से जो अगर अभी चल रहा है तो उसमें इम्प्रूवमेंट करने की भी जरूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पे एक चीज मैं आपको कहना चाहूंगा कि $5 ट्रिलियन वो जो इकोनॉमी बनाने वाले की जो बात जी कही थी, आपको समझना पड़ेगा उस चीज को कि उनकी ताकत कहाँ थी। अपने विदेश से पैसा नहीं आ रहा है,
तो $5 ट्रिलियन का इकोनॉमी हम लोग कैसे करेंगे? तो जनता को लूट के ही करेंगे। टैक्सेस डालो और वो ऐसे $5 ट्रिलियन हो जाएंगे। तो ये जहाँ यहाँ पे ये सब चीजें देखो, उनका ही स्लोगन था, आपदा में अवसर ढूंढते हैं ये लोग। जी मोदी सरकार का ही स्लोगन है आपदा में अवसर। तो वो अभी उनकी राजनीति वही चीज है कि अभी आपदा में लोग हैं तो उसमें से हम लोग अवसर ढूंढो। अपने अगर मान लो देश की परिस्थिति है, अगर कोई चीज आपको इम्प्रूव करना है, कोई टैक्सेशन बढ़ाना है, तो सबसे पहले आपको उसका सर्वे करना पड़ेगा। 6 महीने पहले ही सरकार आंकड़ा देती है कि भाई हम लोगों ने 80 करोड़ परिवार को राशन दिया मुफ्त में। तो वहां से सरकार को सोचना चाहिए कि इस अभी जो भारत की परिस्थिति है वो बिल्कुल डामाडोल हो चुकी है। तो अभी आप ज्यादा टैक्स किसी भी चीज में बढ़ाओगे तो जनता सहन करने वाली है ही नहीं, उनके पास कोई सोर्सेस ही नहीं है। इससे सीधा जी आपको मैं दूसरी चीज बताता हूं। देखिए बेरोजगार का आंकड़ा देख लीजिए आप। लोगों के पास पैसा नहीं है, धंधा नहीं है, नौकरी नहीं है। तो इस ये परिस्थिति में वो लोग टैक्स आप बढ़ाओगे कि घटाओगे, वो भी देखने वाली चीज है। क्योंकि सरकार ने को पता है कि चलो कम से कम हम लोग रोजगारी नहीं दे रहे हैं, तो टैक्सेशन थोड़ा कम करेंगे ताकि वो लोग अपनी जीवन जरूरत की वस्तु है जो उसको अफोर्ड कर सके। अभी मुझे पता है, अभी मेरे ध्यान में आया, ये लोग 1 तारीख से जो जोमेटो स्विगी जी जो फूड डिलीवरी जो करते हैं एजेंसी, उसको भी वो लोग टैक्स से दायरे में लाना चाहते हैं। आप समझने की बात ये है, कोरोना कार्ड चल रहा है, लोगों को आप 144 धारा लगाते हैं कि चलो भाई 4 आदमी को इकट्ठा नहीं होना है, परिस्थिति खराब है, ओमिक्रॉन जो है अभी धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो अच्छा है कि कम से कम ऐसी एजेंसी वाले जो लोग हैं उसमें कुछ पैसा कम होता है, तो आपके अगर मान लो कि आपको कुछ खाना है तो कम से कम वो आपके घर तक वो खाना पहुंचाते हैं। तो वो चीज को आप देखते नहीं है। अभी आप उनमें टैक्स बढ़ाएंगे, अब टैक्स बढ़ाएंगे तो पब्लिक बाहर जाएगी खाने के लिए, और बाहर जाके खाना खाएंगे तो अभी तो आप देखने जाओगे तो भाई होटल्स में जाओगे तो भाई इतना परसेंटेज उसका सर्विस चार्ज लगेगा, जीएसटी तो है ही है, सर्विस चार्ज भी होता है। तो ये सब चीज देखनी पड़ेगी। आप देखिए जो 1,000 रुपये के अंदर नीचे वाले जो भी है जूते खरीदने वाले, आप जी सोचिए 1,000 रुपये का जूता कौन पहनता है? ऊपर वाले जो है वो तो पैसा वाले हैं, इनकम वाले हैं, लेकिन जो 1,000 रुपये के नीचे की जो जनता है, जो 200 रुपये का चप्पल लेगी या 500 रुपये का चप्पल लेगी, उससे ज्यादा उनकी खरीद शक्ति नहीं है। अब वो उनको तो आप वो टैक्स बढ़ाएंगे। जी आप ही कह रहे थे, मोदी सरकार कह रही थी ये हवाई चप्पल पहनने वाले को मुझे दुख होता है, मैं उनको जी एरोप्लेन में बिठाऊंगा। जी अब तो मुझे तो लगता है कि वो बेचारे हवाई चप्पल पहनने के भी लायक नहीं रहेंगे। तो अभी भी मुझे समझ में नहीं रहा है कि कैसा जी कैलकुलेशन करते हैं। मैंने ये चीज बहुत पहले भी मार्क की है मैडम, कि जहां पे ये लोग होते हैं, जैसे मान लो कि अभी निर्मला सीतारमण जी की बात करता हूं, उनको इकोनॉमिक्स का ज्ञान नहीं है। अब उनको पूरा जो हाथ है उनको दे दिया कि भाई आप करो। पहले वो डिफेंस मिनिस्टर में गए थे, अब लेडीज से, अभी उनको लेडीज आज समझ में आएगा कि भाई AK-47 में कितनी गोलियां जाती है, वो वेपन्स कैसे होते हैं। तो कहने का मतलब जो मेरे अगाऊ पैनलिस्ट जो बैठे थे, तो उन्होंने वही चीज बताई। मैं उनको थोड़ा इम्प्रूव करना चाहिए कि जो सही आदमी है, जो नॉलेजेबल आदमी है, वो आप उनका मार्गदर्शन लीजिए। लेकिन यहाँ पे वो चीज होती नहीं है। क्यों? क्योंकि जो हमारे जो नेताजी है उनको दिमाग लड़ाना नहीं है। उनके जो ऊपर जो सचिवालय में मतलब जो भी है वो उनके बैठे हैं मंत्री, तो उनके जो जी ऑफिशियली जो स्टाफ है, अगर उनको गैर मार्ग पे भी दौड़ेंगे तो भी वो जाएंगे, और उनका यही परिणाम होता है। देखिए आप कृषि में अभी जो किसानों का जो प्रॉब्लम हुआ था, वो क्या हुआ था? बिना चर्चा किए उन्होंने बिल पारित कर दिया, लेकिन कभी भी उन्होंने ये चीज नहीं देखी कि उनमें कौन सा संशोधन करना है, कोई प्रॉब्लम है। इतने सारे किसान संगठन थे, कम से कम उनसे बातचीत कर ली होती, लेकिन वो चीज नहीं होती है।
और तकलीफ वही आ जाती है कि बाद में फिर ये देखो अभी जैसे 12% कर दिया, आज बोले कि भाई चलो हम लोग अभी रहने दे। अभी भी मैं बोलता हूँ कि अगर ये आज चीज हुई है तो उन लोगों ने ये अप्लाई करने के लिए अभी कुछ टाइम के लिए स्थगित किया हुआ है, रद्द नहीं किया हुआ है। जी हो सकता है कि 3-4 महीने के बाद अगर इलेक्शन होता है तो ये 12% पे ले जाएंगे, क्योंकि उनका ये बोलना ही वही है, आपदा में अवसर ढूंढो। $5 ट्रिलियन कैसे करेंगे आप, जब जिस देश में जो परचेसिंग पावर ही जिस जनता का खत्म हो चुका है, आप कैसे उसकी इकोनॉमी बढ़ाएंगे, आप कैसे टैक्सेशन बढ़ाएंगे। अभी फिलहाल वो चीज देखनी है, हर देश के अंदर यही हाल है। कोरोना में खाली हमारे भारत में तकलीफ हुई है ऐसा नहीं है, हर देश में हुई है, हर देश का इकोनॉमी डाउन हुआ है, लेकिन वो लोग ये चीज जनता पे नहीं ठोकते। वो लोग कम से कम अपने खर्चे है या कुछ भी है उसको सेट करके अभी धीरे धीरे से चला रहे हैं। लेकिन यहाँ पे अलग चीज होती है, यहाँ तो ऐसे ही हो जाता है कि भाई अभी इनमें टैक्स बढ़ा दो, इनमें इनमें टैक्स बढ़ा दो। तो जब आपकी जनता ही उसको बेयर करने के लिए ताकत नहीं अभी रखती है तो ये टैक्सेशन लेके करेंगे क्या, वो दे नहीं पाएगी। अभी ये चीज खाली कपड़ों के लिए नहीं है, अभी आपकी परिस्थिति देखिए मैडम, 10-12 हजार 15 हजार कमाने वाला जो वर्ग है भारत के अंदर कम से कम 70% है। कहां से लाएगा वो पैसा, कैसे देगा आपको। अभी तो वो जो अभी प्रोडक्ट का दाम भी देखो, जो कोरोना के टाइम में जो दाम था उससे कहीं ना जी कहीं बढ़ चुका है। आज मान लो जैसे हमने देखा हुआ है तो क्रूड ऑयल है जो हम लोग खाते हैं, वो पहले 1500-1700 रुपये डिब्बा मिलता था, आज उनकी कीमत देख लीजिए 2200-2300 रुपया हो गए। तो वैसे 600-700 रुपया तो उसमें प्रोडक्ट पे लग गया है, ऊपर से आप उसमें जीएसटी में दायरे में लागो लाओगे तो वो कहाँ तक बेयर करेगा। तो मेरा कहने का मतलब है अभी सरकार को जो है ये सब कुछ आनन फानन में कुछ करना नहीं चाहिए, लेकिन आम जनता को जो है, मान लो कि कोई चीज है आप पहले उसको 10% लेते थे, अभी वो पहले लेते थे आप, वो जनता देती थी, लेकिन अभी जी ऐसी परिस्थिति नहीं है। उसमें भी बदलाव करना जो जरूरी है कि जो जरूरियत चीजें है, जो अपने जीवन के लिए जरूरियत चीजें है, खाने पीने की ये सब है, उसमें कुछ टैक्सेशन घटाए। और दूसरी चीज है जो लग्जरियस चीज है उस पे आप डाल दीजिए, जैसे मान लो कि जो महंगी गाड़ी होती है उसमें उसमें आप 1% ज्यादा कर देंगे जी तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। लेकिन अभी हमको देखना है 70% आदमी को देखना है, नहीं कि 30% आदमी को देखना है। तो अगर मेरे हिसाब से अगर सरकार को कुछ करना है, जनता के लिए कुछ है, तो अभी कोई बदलाव करने की जरूरत नहीं है। हाँ, हो सकता है उनको थोड़ा पैसे का प्रॉब्लम पड़ जी सकता है, लेकिन फिलहाल अभी उनका गाड़ी चलता है, ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल रुक गया है। जी लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं जगह पे वो जो गलत तरीके से जो पैसा खर्च करते हैं जनता के, उसमें कहीं ना कहीं उनको कमी करनी पड़ेगी। जी जलपत। जी विजय जी, आपके और यहाँ पर आना चाहूंगी। अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ने केंद्रीय जो वित्त मंत्री है निर्मला सीतारामन, उनसे ये भी आग्रह किया है कि जीएसटी के विभिन्न मुद्दों पर गंभीरता से चर्चा करने के लिए और राजस्व को में वृद्धि लाने के लिए, जीएसटी का दायरा बढ़ाने के लिए कहीं ना कहीं केंद्रीय जो अप्रत्यक्ष कर बोर्ड है उसकी अध्यक्षता में एक टास्क फोर्स का गठन किया जाए कि जिसमें वरिष्ठ जो सरकारी अधिकारी है उसके अलावा व्यापार के भी प्रतिनिधि वहां पर शामिल किए जाए। जी, इस तरह से जो अभी बात की है, भाई ने जो बात की, मैं सीए साहब को एक मेरा सवाल है कि कितने परसेंट लोग हिंदुस्तान में, पूरे हिंदुस्तान में कितने परसेंट लोग जो टैक्स भरते हैं। जी आज अच्छा, आप मुझे हमारा पूछ देश रहे का, हैं आज आज हमारे कितने देश का परसेंट के टैक्स दुर्भाग्य है। भरते हैं। हम्म जी हाँ, विजय मैं तो मैं कोई आपको जवाब बीजेपी देता से, हूँ। मैं कोई नहीं नहीं सत्ताधारी, नहीं मैं कोई सीए साहब नहीं को, नहीं, मैं भी कोई सीए साहब को, सत्ताधारी की बात नहीं कर रहा हूँ। कितने टैक्स भरते हैं आप समझ लीजिए, आप सुबह से उठ के शाम तक टैक्स भरते हैं, हर प्रोडक्ट पर टैक्स होता है। आप क्लियर नहीं नहीं, कीजिए कि आप आपकी इनकम इनकम के टैक्स हिसाब भरते हैं, से वो चीज जो अलग है। लोग, वही बात हम लोगों ने निर्मला सीतारामन को बताया कि अगर 12% किया जाएगा, 12% किया जाएगा तो ज्यादातर लोग आरआर में काम करेंगे, कैश से ज्यादातर लोग काम करेंगे, टैक्स कम आएगा आपके पास। जो 5% है
मतलब 5% है जो वो यथावत रखा जाए, नहीं तर या फिर आपको वही टैक्स मिलेगा, 12% नहीं मिलेगा। उसके दिमाग में आया और इसके इसके बाद उन लोगों ने अभी स्थगित किया है। और आगे जाके जो टास्क जो गठन होगा उसमें व्यापारी और विभिन्न उद्योग के विवर्स भी होंगे, उसमें सब लोगों के साथ जी चिंताजनक बात करके, सब लोगों के साथ बात करके ये जो सुझाव लिया था वो बात रखी जाएगी और इसको खारिज किया जाएगा। वो मेरे को विश्वास है कि ये जी जो 12% जो किया है वो बिल्कुल उसके दिमाग में आ गया है कि वो इसको खारिज ही किया जाएगा, या तो फिर नया स्लेब 7% या 8% का नया स्लेब लाया जाएगा। जी इसलिए परंतु लाया कहा जाएगा तो कि विजय जी हम ये जा लोग रहा है कि कहीं हम ना लोग कहीं 5, 12, 18 और 28 है, उसके बदले कहीं ना कहीं अब 12, 18 और उसके अलावा एक 15% वाला टैक्स स्लैब आ जाएगा। मतलब कहा हाँ तो ये भी जा रहा है, यानी कि हाँ 5 तो हट और ही उसके जाएगा। बाद 5 तो हट ही जाएगा। के बाद जो ये जो आंकड़े आए हैं सामने कि हम लोगों ने, विवर्स लोगों ने जो टैक्स भरा है, आगे 4,000 करोड़ रुपए का टैक्स भरा हुआ है और रिफंडेबल है, वो हम लोग रिफंड देना है सरकार को। इसलिए ये जो गणित बात है, जो पूंजीपति है, उन लोगों ने इस दिमाग जीएसटी काउंसिल को दिमाग में घुसा दिया है कि अगर टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज को ये विवर्सों को अगर ये टैक्स नहीं डाला जाएगा, ये 12% नहीं डाला जाएगा, तो विवर्स लोग को इसका रिफंड देना पड़ेगा और 4,000 करोड़ का सरकार को घाटा पड़ेगा। नहीं कि सरकार का पैसा है, पैसा तो हमारा ही है, क्योंकि हम जो जीएसटी के दायरे में आते हैं उसका टैक्स भी भरते हैं और उसको वो जो व्हाइट मनी होती है उसका भी हम लोग टैक्स भरते हैं। अगर समझ लो 12% हमारा हो भी गया और कोई पार्टी ठग जो 2 करोड़ 5 करोड़ 200 करोड़ में जी जो माल लेके चली जाती है, वो भी हमारा वो जो टैक्स है वो हमको भरना पड़ता है। और जीएसटी 5% है फिर भी भरना पड़ता है, और 12% होगा तो ज्यादा भरना पड़ेगा। वो बात हम लोगों ने एफएम को रखी, फाइनेंस मिनिस्टर को रखी है, चैम्बर के थ्रू रखी है और हमारे एसोसिएशन के थ्रू रखी है। इसलिए जाकर ये फैसला लिया गया कि अभी स्थगित किया जाए और टास्क एक कमेटी की रचना की जाए। और अगर इसके बावजूद भी अगर आप बोलते हैं और अगर अगर नहीं भी होता है, अगर होता भी है, तो इसके बावजूद हम लोग चुप बैठने वाले नहीं है। हम लोग बड़े से बड़ा जी आंदोलन करेंगे, जी क्योंकि हमारे हाथ में पूरे पूरे हमारे हाथ में पूरे देश की और पूरे सब लोगों का साथ है, पूरे देश का व्यूवर्स और ट्रेडरों का साथ है। तो हम लोग पूरी इंडस्ट्रीज बंद करके जी सरकार को ये दिखा देंगे कि हम लोग ये भरने में सक्षम नहीं है। जी आपकी ओर आना चाहूंगी प्रज्ञेश जी, आप कुछ कह रहे थे। जी प्रज्ञेश जी शायद आपने अपना आवाज म्यूट रखा है, हम आपको सुन नहीं पा रहे। जी जी, अभी सुनाई दे रहा है? जी जी आवाज आ रही है? जी जी। जी बिल्कुल। मैं बड़ी शांति से पूरे जो पैनलिस्ट है, खास तौर से प्रशांत गढ़वी जी ने जो कहा और हमारे साथ जो सीए मौजूद है उन्होंने जिस तरीके से उसको बाइफरकेशन किया। सबसे पहली बात तो ये है, ये जो भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो संवादहीन और असंवेदनशील सरकार है। यह भारतीय जनता पार्टी को संवाद ही नहीं करना है। प्रशांत जी ने जो कहा कि भाई पहले किसी अगर लॉ को आप इंप्लीमेंट करना चाहते हैं तो उसका ट्रायल कोर्स कीजिए, लोगों से डिस्कस कीजिए, चैम्बर ऑफ कॉमर्स से डिस्कस कीजिए। चैम्बर ऑफ कॉमर्स में इनके ही लोग बैठे होते हैं जो उंगली खड़ी करने के अलावा और कोई काम नहीं करते। लेकिन ये जो मैं कहता हूं कि ये सरकार जो है संवादहीन सरकार है। आपने देखा नोटबंदी किया, फाइनेंस मिनिस्टर को पता नहीं, राफेल का सौदा हुआ, डिफेंस मिनिस्टर मछली खरीद रहे हैं गोवा में और फ्रांस में जाके सौदा हो गया। ना कैबिनेट का कोई वजूद है, ना कोई मिनिस्ट्री का कोई वजूद है। सिर्फ एक दो आदमी डिसीजन लेते हैं, ना किसी जनता से चर्चा होती है, ना इसको इम्प्लीमेंटेशन के लिए कोई ट्रायल रन लिया जाता है, या ना इसके ऊपर सोच विचार होता है। डेमोक्रेसी में अगर सोच विचार खत्म कर देंगे तो इंस्टीट्यूशनल वैल्यूज जो है उसको वो हम धीरे धीरे करके खत्म करते जाते हैं और उसका एक एग्जाम्पल बिठाते हैं। और ये कॉन्फिडेंस सरकार का किस लिए बढ़ता है, मैं आपको यकीन दिलाता हूं। यूपी का इलेक्शन फरवरी मार्च में है,
यूपी का इलेक्शन गलती से भारतीय जनता पार्टी, हालांकि यूपी का इलेक्शन जीतने वाली नहीं है, पर यूपी का इलेक्शन अगर जीत गए, अगर तो जाते हैं, तो ये 12% का टैक्स नए स्लैब से नए रूप में नए फॉर्म में लाने की कोशिश करेंगे। जी, फिर पर से करते टेस्ट नहीं मुद्दा है। ऐसा है प्रज्ञा जी शायद पीछे फिर गुजरात का इलेक्शन भी फिर नजदीक है, इसीलिए नामुमकिन है। एग्जैक्टली भारतीय ये जनता नामुमकिन पार्टी है। इज इलेक्शन बेस्ड, ये इनका कोई भी डिसीजन इलेक्शन बेस्ड होता है। मैं मेरी बात खत्म कर लेता हूँ, आप मेरी बात खत्म कर विजय लेता जी, हूँ। देश में आपके पिछले समय 7 में साल आपने में बहुत सारे बोला कि आंदोलन देखे बात हैं। सुन लेते हैं हम क्या बोल रहे हो जी। हाँ, प्रज्ञा जी, देश में पिछले 7 साल में बहुत सारे ऐसे आंदोलन देखे हैं जिसमें सरकार ने संवाद ही नहीं किया है। किसान आंदोलन में संवादहीनता देखी गई, नोटबंदी के समय पे संवादहीन, जीएसटी का जैसे बात हुआ था, जीएसटी का जिस दिन लॉन्च किया गया था उस दिन बड़ा नारा क्या था, वन नेशन वन टैक्स। आज रोज नए नए टैक्स आते हैं, रोज हर तीसरे महीने में इसको बढ़ाएंगे, इसको बढ़ाएंगे, इसको बढ़ाएंगे वाली बात होती है। तो वन नेशन वन टैक्स यानी कि भारतीय जनता पार्टी ने जो कहा है उससे जो उसका आचरण है वो बिल्कुल विपरीत परिस्थिति में है। दूसरी बात ये है जो गढ़वी जी ने जो कहा कि संवाद करने के लिए चैम्बर ऑफ कॉमर्स इज डेफिनेटली अ मीडिया। चैम्बर ऑफ कॉमर्स फीडबैक देता है कि ये हमारे इंडस्ट्रीज के इश्यू है, ये इंडस्ट्रीज का इश्यू जो है इसको सॉल्व करने के लिए सॉल्यूशन भी इनके पास होता ही है। जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स में बैठे हैं कोई अनपढ़ लोग नहीं है, दे नो द इंडस्ट्री, उस इंडस्ट्री के माहिर लोग होते हैं जो इंडस्ट्री को बेहतरीन तरीके से जानते हैं। हालांकि हमारी दिक्कत तो ये है, मैं तो लाइटर नोट पे कभी कभी कहता हूं, प्रशांत गढ़वी जी शायद मेरे साथ में एग्री भी हो जाएंगे कि अगर फाइनेंस मिनिस्टर के तौर पे निर्मला सीतारामन जी को सेट कर देंगे तो देश की आधी इकोनॉमी के 50% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। क्योंकि ये निर्मला सीतारामन जी का रवैया ऐसा है कि मैं ओनियन नहीं खाती हूँ इसलिए ओनियन के भाव बढ़े क्या बढ़े मुझे नहीं पता है। तो ऐसे लोग को आप देश की इकोनॉमी थमा के बैठे हैं। करता कौन है? डिफेंस मिनिस्टर है, वो फाइनेंस का जवाब देता है, फाइनेंस मिनिस्टर डिफेंस का जवाब देता है, प्रधानमंत्री जी हर 25 तारीख को आके ज्ञान देते हैं, उसी ज्ञान का जो उनके ही नेता है वो खुलेआम उल्लंघन करते हैं। तो देयर इज नो कोऑर्डिनेशन बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द मिनिस्ट्री ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट में मिनिस्ट्री जैसी कोई चीज ही नहीं है जो संवाद करती है। मिनिस्ट्री लोगों से, देखिए आंदोलन हर सरकार में होते हैं, कांग्रेस की सरकार में भी आंदोलन हुए हैं, टेक्सटाइल के भी हुए हैं, किसानों के भी हुए हैं, स्टूडेंट्स के भी हुए हैं, टीचर्स के भी हुए हैं, हर किसी के आंदोलन होते हैं, लेकिन वो आंदोलन को सुनना पड़ता है। जी आप बिल्कुल उस ठीक सेक्टर कहा। से आने वाले लोगों की बात को समझना पड़ता है। भाजपा जी पार्टी के लिए मैं ये कहता हूं कि ये संवाद ही है। इनके जी मिनिस्टर को इनको क्या काम करना है यही नहीं पता है। जो मिनिस्टर है वो अपने दायरे में रह के कुछ काम ही नहीं कर पाते। इनको तो ऊपर से जो बोला जाता है उनको वही करना है। जी सितंबर में डिसीजन लिया गया, 5 महीना सितंबर में अगर डिसीजन लिया गया तो सितंबर महीना तो ऐसा महीना है जहां पर हम कोविड से उभरने की बात कर रहे थे, हम सेकंड वेव से बाहर आने की कोशिश कर रहे थे। 80 करोड़ लोगों को 100 रुपये का अनाज, 200 रुपये की थैली अगर सरकार देने का बड़ा बड़ा दावा करती है तो, और सरकार एक तरफ वही सितंबर में जहां कोविड सेकंड वेव खत्म हुआ है वहां पर से टैक्स बढ़ाने की बात कर रही है। तो भैया आपने पेट्रोल में लूटा, आपने कपड़ों में लूटा, आपने डीजल में लूटा, आपने महंगाई बढ़ाई, आपने किसानों के पैसे नहीं दिए, आपने टैक्स रिबेट्स नहीं दिए आपको। और टैक्स रिबेट का एक दूसरा इश्यू भी है, जैसे जैसे आप मेरे साथ में यहाँ पर व्यापारी वर्ग बैठे हैं, तो ये जीएसटी का इम्प्लीमेंटेशन जो गलत तरीके से जो जीएसटी का इम्प्लीमेंटेशन बैलेंस्ड वे में जो नहीं है, उसकी वजह से व्यापारियों का उनका इन्वेस्टमेंट भी बढ़ा हुआ है। तो जी बिल्कुल इन्वेस्टमेंट बढ़ा हुआ है, प्रॉफिट कम हुआ है, सरकार टैक्स ज्यादा मांग रही है। हर चीज के लिए सरकार के पास आंदोलन के तौर पे क्यों जाना पड़ता है? सरकार बैठ के संवाद क्यों नहीं? जी मैं आपको यकीन जी दिलाता हूं, अगर ये अगले साल में जो 5 चुनाव आने वाले से उसमें से 2 में भी अगर भारतीय जनता पार्टी जीत रही है तो यकीन मानिए जूतों के ऊपर भी टैक्स बढ़ने वाला है, कपड़ों के ऊपर भी टैक्स बढ़ने वाला है, मकान के ऊपर भी टैक्स बढ़ने वाला है। क्योंकि जी भारतीय जनता पार्टी यही बोलेगी कि हमने जो कुछ भी किया है, लोग हमको ही चुनते हैं, तो हम ये टैक्स बढ़ाएंगे, हम जो करना चाहते हैं वही करेंगे। जी ये भारतीय जनता पार्टी जी को संवादहीनता से अगर बाहर आएंगे, एक्सपर्ट से बात करेंगे, हर मिनिस्टर हर एक चीज का एक्सपर्ट नहीं होता है, उसके पास में फीडबैक जाता है, वो चैम्बर ऑफ कॉमर्स से जी जाता है, लोकल पब्लिक से जाता है, जी अपने बिल्कुल नेताओं के द्वारा फीडबैक जाता है। उसको अगर सुनना बंद कर देंगे तो ये सरकार इकोनॉमी को और डुबो देगी। भारत की इकोनॉमी को ऑलरेडी डुबो दिया है, हमारी इकोनॉमी माइनस में है, और पाकिस्तान जैसे अनऑर्गेनाइज्ड कंट्री की
जो जिसकी हम खिल्ली उड़ाते रहते हैं, उसकी जी, जिसे इकोनॉमी हम कोविड कंगाल के बाद कहते में हैं। प्लस जी। 3.37% है और हमारी इकोनॉमी -7 में है। ये कौन से ज्ञानी लोग बैठे हैं? मोदी जी कैसे कैसे टैलेंटेड लोगों को पकड़ के लाते हैं कि इकोनॉमी भारत में विश्व गुरु बनने की बात करती है। इकोनॉमी का ठिकाना नहीं, रोटी कपड़ा मकान का ठिकाना नहीं और बातें सिर्फ बड़ी बड़ी। भारतीय जनता जी। पार्टी अगर इलेक्शन जीतती है, आपने देखा पिछले बाई इलेक्शन में 4 जगह पे चोट आई, पेट्रोल में कम हो गया। जी। यही चोट जनता को समझ के इनको तब भारतीय दिवाली जनता गिफ्ट पार्टी को मिली थी देनी और होगी, अभी तो न्यू ईयर टैक्सेशन समझ सब लो। लेवल में आ जाएगा। जी। टैक्सेशन सब चुनाव। लेवल में आ जाएगा। इनको जरूरत है 3-4 स्टेट हारने की, ये सब टैक्सेशन लेवल में आ जाएगा। बात भी सुनना शुरू कर देंगे, संवाद भी शुरू हो जाएगा। लेकिन प्रज्ञा जी, विरोध पक्ष का भी कोई देखिए, कोई जिम्मेदारी डेफिनेटली है। मैं जिम्मेदारी लेता हूँ, मैं विरोध जिम्मेदारी पक्ष लेता का हूँ। भी कोई जिम्मेदारी है। मेरी बात एक बात सुन लीजिए। विरोध जी पक्ष जी का भी जी, कोई आप बोलिए जिम्मेदारी है बोलिए। कि सूरत में आके विरोध पक्ष का जो नेता है, जो केंद्रीय नेता है, जो ये स्टेट के नेता है, वो कोई आज तक कोई मिलने को नहीं आया और ना तो सितंबर के बाद आज तक किसी ने रैली की है, ना तो कोई बात की है। जीएसटी बढ़ोतरी के बारे में कुछ भी आज तक कोई स्टेटमेंट दिया नहीं है। मेरे को एक स्टेटमेंट मैंने देखा नहीं है। जी अगर जिम्मेदारी नहीं बिल्कुल। देखा हो तो अगर मैं आप आपको ऐसा बता देता अभी हूँ, मैं बोलते हैं आपको ना। बता जी, देता हूँ। मैं अपने वैसे शीर्ष नेतृत्व समय का से थोड़ा शुरू अभाव है, दूसरे भी गेस्ट मैं है। 30 जी। सेकंड में खत्म कर दूं। जल्पा जी जी। व्यापारी है हमारे, जैसे अगर मैं इनकी बात नहीं सुनूंगा तो मैं भी भारतीय जनता पार्टी जैसा करूंगा कि मैं जनता की बात नहीं सुन रहा हूं। तो जी। मुझे जवाब देने नहीं, दीजिए, विरोध 30 पक्ष जी। के सेकंड का नेता जवाब की मैं कोई देता हूं। जिम्मेदारी है। मैं आज तक आपको विरोध। सीधी बात बताता हूं। हमारे शीर्ष नेतृत्व में, गब्बर सिंह टैक्स, आज भी जीएसटी को लोग गब्बर सिंह टैक्स बोलते हैं, वो कहां से शुरू हुआ? राहुल गांधी जी ने उसको शुरुआत किया था कि भाई ये इंप्लीमेंटेशन को आप बदलो। कोविड की समस्याओं के बारे में कांग्रेस बोली, जनता की स्वास्थ्य सेवाओं के अरे बारे ये में कांग्रेस बोली। 12% सितंबर में जनता ने आया, उसके ये बाद में जीएसटी हमने की क्या बात कर किया? रहा हूं। आप जीएसटी सितंबर 12% महीने का आया। तारीख के ना साथ तो बता विरोध पक्ष सकते। आप का नेता पहले बात सूरत सुन में लीजिए। किसी के विजय जी साथ, बात ना सुन तो लीजिए, विरोध मैं आपकी बात का जवाब देता हूं। अगर आप ही बोलते रहेंगे तो आप बात को सुन नहीं पाएंगे। आप भारतीय जनता पार्टी का जैसा एटलीस्ट मत कीजिए, मत सुनने की, थोड़ा सुन लीजिए। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि 29 सितंबर के आसपास की ये बात है। हमारे प्रमुख, उस समय के प्रमुख अमित चावड़ा जी ने सूरत में एक कार्यक्रम हुआ था। सूरत के कार्यक्रम में के बाद में इसके ऊपर संज्ञान लिया था और उसके ऊपर स्टेटमेंट्स भी जारी किए थे और परेश धनानी जी ने इसको विधानसभा में भी उठाया था कि ये अभी कोविड से हम उभरने की कोशिश कर रहे हैं, अभी किसी भी चीज में टैक्स नहीं बढ़ाना चाहिए। फाइनली सेंट्रल जी। गवर्नमेंट को गुजरात गवर्नमेंट का जो मिनिस्टरियल कैडर है वही फीडबैक देता है। जीएसटी काउंसिल में हर एक स्टेट के लोग हैं, तो इन्होंने विधानसभा में ये बात रखी थी कि गुजरात की विधानसभा का नुमाइंदा जब सेंट्रल कमिटी में जाता है तो ये बात जरूर रखे कि टैक्स को न बढ़ाया जाए। ये सिर्फ आपके टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बात नहीं कर रहा हूं, मैंने हर बात में कहा है जी। किसी भी टैक्स स्ट्रक्चर में अभी कोई फेरबदल न किया जाए, ऐसा परेश धनानी जी, उस समय के विरोध पक्ष के जी। नेता ने असेंबली में क्वेश्चंस उठाए थे। आपके सूरत में अगर कहीं नहीं दिखा हो तो ये क्वेश्चनेबल चीज हो जाती है, लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूं ये जी। फीडबैक सूरत दिया गया सबसे था, बड़ी सरकार को फीडबैक जी, दिया था। गुजरात में दो एक मिनट बात दूसरे भी, मैं- 2 मिनट दूसरे भी गेस्ट है। पंकज जी आपकी ओर आना चाहूंगी। जी यहाँ जी पर जी प्रश्न जी ये भी जी उठता गुजरात है में कि सूरत में जैसे सबसे कापड़ बड़ी पर इंडस्ट्री लगा है। था 12%, वो तो चलो अभी के लिए स्थगित कर दिया गया, टाल दिया गया, लेकिन फुटवेयर की जो हम बात कर रहे हैं कि अब जूते पे तो 12% कल से लगने ही वाला है। यानी कि क्या इसका सीधा हम मतलब ये निकाल ले कि अगर किसी चीज है, अगर आपको उसको कम करवाना है तो आपको रास्ते पे आना ही होगा, आपको आंदोलन करना ही होगा। अगर आप वो नहीं आगरा करते तैयार तो फिर बैठा जो है। होता है होने दीजिए। जी पंकज जी। नहीं, बिल्कुल। अभी जो कपड़े की कल से जो लगने वाला है वो तो चीजें महंगी होने वाले हैं, महंगाई और बढ़ने वाली है। लेकिन बात तो कपड़े की जो हो रही है कि इसमें कम क्यों कर दिया है। मुझे तो लगता है कि आज पता नहीं कि अडानी जी ने बांग्लादेश में कुछ टेक्सटाइल इंडस्ट्री से पार्टनरशिप कर ली होगी, क्योंकि आज सूरत टेक्सटाइल खत्म करने के कागार पे ये ऐसी नीतियां बनाई जा रही है। आज बांग्लादेश बहुत अच्छी तरह से टेक्सटाइल इंडस्ट्री में आगे चला गया है। आज इतनी कंपटीशन कर रहा है सूरत से, बांग्लादेश में अच्छी कंपनियां मैन्युफैक्चरिंग के लिए बांग्लादेश जा रही है। तो उसकी क्या नीति है, क्यों इंडिया से भाग रही है? टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, जारा जैसी ब्रांड है जो मैन्युफैक्चरिंग आज बांग्लादेश में करवा रही है, तो सोचने की बात है।
तो ये पूरी तरह से टेक्सटाइल इंडस्ट्री को खत्म करने के लिए 12%, 18%, 5%, कहीं ये कहीं वो, जी जो बात करते हैं ना टैक्स भरते हैं, पूरे दिन टैक्स लेने की बात करते हैं। जितना विजय भाई ने कहा था सही है, 12% करेंगे तो चोरी होगी, जीएसटी में चोरी होगी, कच्चे में माल जाएगा, बोगस बिलिंग बनेगी, इतना जनरेट नहीं होगा पैसा। क्योंकि लोग जी हम बार, ये तो क्या हुआ कि पैसा हम लगाते हैं, हम व्यापारी पैसा लगाते हैं, जी व्यापारी पैसा लगाने के बाद 12% का पार्टनर गवर्नमेंट बनना चाहती है, मुफ्त में 12% ले लो। बाद में व्यापारी क्या करेंगे, ट्रेडर्स क्या करेंगे। दिल्ली में ऐसा हुआ है, दिल्ली में पहले वेट था, पहले संज्ञान लिया, सब ट्रेडर्स को मिले, केजरीवाल जी एक मीटिंग बुलाई और बोला, पूछा कि आपको क्या तकलीफ है जी तो हमें बताइए, हम आपकी मदद करेंगे। तो उसके सबसे बड़ी बात वो निकली कि ये वेट जो ज्यादा है उसकी वजह से चोरी करते हैं। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, केजरीवाल ने वेट कम कर दिया और दिल्ली का बजट जो 30,000 करोड़ था, उसकी रेवेन्यू इतनी जनरेट हुई, 60,000 करोड़ का बजट बन गया। तो ये पैसा जनरेट हुआ है और ट्रेडर्स को भी फायदा हुआ है। तो लोग ईमानदारी से टैक्स देने आगे आए हैं। तो ऐसा गवर्नमेंट को सोचना चाहिए, जी साथ में लेके सबको पूछना चाहिए कि क्या हम कर सकते हैं, इसका क्या कारण हो सकता है, क्या इसकी इफेक्ट आएगी, क्या रोजगार खत्म होगा कि नहीं जी होगा, बिल्कुल क्या इसका कारण है। ये गवर्नमेंट को सुनना चाहिए, लेकिन क्या पता इसने कैसे कैसे सलाहकार बिठाए हैं, पता ही नहीं है कि और एक नया टैक्स लेके आ जाए। पता नहीं है, ये 2 दिन के बाद आ जाएगी कि सांस लेने भी हम टैक्स जोड़ दे, कि इतने सारे लोग हैं, सांस लेने में भी हमें पैसा मिल ठीक है, जाएगा। कोरोना की लेकिन दूसरी लहर और ना ही ऑक्सीजन सिलेंडर और जीएसटी याद करना है इस बात पर। प्रशांत जी आपकी और यहाँ पर आना चाहूंगी, क्या कहना चाहोगे, क्या अब टैक्स में बदलाव होगा, क्योंकि अगली जो बैठक है वो कहीं ना कहीं फरवरी में है, क्या लगता है? लगता है प्रशांत जी का संपर्क टूट चुका है। आपकी और यहाँ पर जी आना चाहूंगी, क्या कहना चाहोगे, टैक्स स्लैब में क्या बदलाव हो सकता है, क्योंकि अभी तो ऐसा कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं 5 और जो 28 है उसको हटा देना है और 15% वाला एक नया कॉन्सेप्ट शायद तैयार हो रहा है। मैडम मैं वो कहूँगा कि दिस टैक्स स्ट्रक्चर जो है वो एक डायनेमिक प्रोसेस है। जो भी इकोनॉमी में जैसा बदलाव आता है, अकॉर्डिंगली एक स्ट्रक्चर है वो भी एडजस्ट कहीं ना कहीं लॉ में संशोधन करके कुछ ना कुछ, मतलब कि फिटमेंट तो करना ही पड़ता है उन लोगों को। कि भाई सपोज कि कोई एक इंडस्ट्री को बढ़ावा देना है जी और एक इंडस्ट्री से थोड़ा मतलब कि रेवेन्यू भी बढ़ाना है, तो वो हिसाब से वो तो मैडम चलता ही रहता है। इट इज ऑलवेज डिमांड सप्लाई, वो सब मतलब ओवरऑल इकोनॉमिक सिचुएशन के हिसाब से टैक्स स्ट्रक्चर वो डायनेमिज्म रहता ही है। जी बिल्कुल, आप सभी मेरे साथ इस चर्चा में जुड़े, इसीलिए आप सभी का शुक्रिया। तो दंगल देश का में आज का हमारा मुद्दा ये था कि जिस तरीके से हमने देखा कि जीएसटी काउंसिल की बैठक हुई और अपना जो निर्णय था कपड़े पर टैक्स बढ़ाने का, जो 5% था उसे सितंबर में 12% करने का फैसला लिया गया था, जो पहली जनवरी से वो जो नियम था वो लागू होने वाला था। लेकिन कहीं ना कहीं विरोध के चलते कपड़े पर जो 12% जीएसटी करने का फैसला था वो अभी के लिए टाल दिया गया है, स्थगित कर दिया गया है। लेकिन आपको बता दें कि जो फुटवेयर है यानी कि जूते चप्पल है उस पर तो 12% जो टैक्स है वो कल से लगेगा। अब प्रश्न यही उठता है कि क्या अब हर लोगों को अगर कुछ चीजों का विरोध करना है तो रोड पर आना जरूरी है, क्या आंदोलन करना जरूरी है? और जब तक टैक्स स्लैब की बात है तो कहां कमी रह गई उसे सुधारने की आवश्यकता है, या तो फिर कहीं ना कहीं सरकार को दिक्कत आ रही थी इसीलिए उस समस्या का सॉल्यूशन लाने के बजाय 12% तक खिंच जाने का यह फैसला लिया गया। अब अगली जो मीटिंग है वो तो फरवरी में होनी है। अब देखना होगा कि उसमें नए टैक्स का कुछ फॉर्मूला लाते हैं या कुछ बदलाव लाते हैं। लेकिन जो भी हो उसका क्या विरोध होगा, या फिर लोग उसे अपनाएंगे, या फिर इकोनॉमी को क्या बेनिफिट होगा, वो भी एक प्रश्न है। तो दंगल देश का में अभी बस इतना ही। ज्यादा जानकारी के लिए आप जुड़े रहे के न्यूज के साथ। नमस्कार।